तो चलिए फ्रेंड्स, हम जो कल से बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं, आज उसका सेकंड पार्ट हम समझेंगे। आर्किटाइप ऑफ द सोल्स का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियर्स। हम सभी लोग डर के बारे में जानते हैं। कई लोगों को सांप से, कई लोगों को मृत्यु से, किसी को पानी से, किसी को भीड़ से बहुत डर लगता है। तो ऐसे जो डर होते हैं, हमारे जो बेसिक फियर्स होते हैं, वो मोस्टली हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ कर आते हैं, क्योंकि एनर्जी डर की कभी भी खत्म नहीं होती। तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में भी हमारे साथ एनर्जी रहती है, और जब हम फिर से रीइंकार्नेट होते हैं तो वो एनर्जी हमारे साथ आती है। उसकी धुंधली याद हमको वो चीज से डराती है, चाहे वो पानी हो, चाहे सांप हो, या कोई भी हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम छोटे रहते हैं, तब हमने अपने पेरेंट्स से या किसी और से, या न्यूज़पेपर में हमने पढ़ लिया होगा किसी के सांप से काटने की डेथ के बारे में, या कोरोना से कोई बहुत बुरी तरह से कि उसकी डेथ हो गई। तो वो जब हम सुनते हैं और वहां पर हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं, एक भय के साथ हमारा जब भावना जुड़ जाती है, तो वो हमारे अंदर घर कर जाती है, हमारे अंदर बैठ जाती है। तो उसके बाद जब भी कोई सांप के बारे में बोलेगा, कोरोना के बारे में बोलेगा, कोविड के बारे में, तो हम डरेंगे, क्योंकि वो स्मृति, वो अनुभव, चाहे हमने खुद नहीं लिया हो, पर जो सुना है, या हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मतलब समझ रहे हैं, इमेजेस के रूप में, वर्ड्स के रूप में, जब या हम कभी कुछ सुनते हैं, तो वो मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। वो मेमोरी हमें नहीं कहती कि वो डर है, हम उसको आइडेंटिफाइड करते हैं कि वो डर है। जिड्डू कृष्ण मूर्ति ने सॉरी बहुत ही अच्छा डर के बारे में बोला है। आज मैं उसको मिक्स नहीं करूंगी, उनका एक सेशन मैं जरूर लूंगी, बहुत अच्छा सा उन्होंने बताया है। चलिए, तो हमारे पास वो बहुत सारे डर हैं, कुछ हमारे पास्ट लाइफ के हैं, और कुछ हमारे जो हम यहाँ पे देखते सुनते हैं, बचपन की यादें, या हमारे सामने कभी भी इस समय पे भी अगर मान लो मैं किसी का एक्सीडेंट देख लूंगी, तो उसके बाद मैं एक्सीडेंट से डरूंगी। मैं अपना बताऊं कि एक बार जब मैं पहली बार, हम लोग ने स्विफ्ट लिए थे और मैं चला के जा रही थी, मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ, पर कोई ड्रिंक किया हुआ था और उसकी गलती से वो गिर गया। वो मरा नहीं, उसको चोट भी नहीं लगी, पर वो जब मेरे को बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और शॉप में आके हम लोग से क्लेम मांग रहा था, तो वो जो फियर था, वो आज तक के मैंने कभी भी ड्राइव नहीं किया कि कहीं किसी की डेथ ना हो जाए, कोई नीचे ना आ जाए, जबकि मैं बहुत अच्छी ड्राइवर थी, हूं भी शायद। तो ये जो फियर है, उसका सामना करना तो बहुत बोलते हैं आसान है, परंतु इतना आसान भी नहीं है कि उसको हम हटा सके। इस बुक में जो आपको फियर के बारे में बता रहा है, वो ये छोटे मोटे सांप, पानी, इन सब से, कार वगैरह, इन सब से डर के बारे में नहीं है। ये वो डर है जो हमारी विशेषता बन जाते हैं। मेरे डर के बारे में मेरे हस्बैंड मुझे 10 साल से कह रहे हैं, मैं नहीं मानती थी। मेरे को लगता था ये वो कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। सभी अपनी अपनी सेल्फ इमेज अच्छी बना के रखती ना, तो मैं अपनी इमेज अच्छी बना के रखती। पर जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, तो मुझे लगा वाकई ये मेरे में है, ये मेरी विशेषता है। तो ऐसे ही 7 दिन हम 7 फियर्स के बारे में जानेंगे। इनके बुक में फियर का पूरा एक चैप्टर है, उसको मैं आज मर्ज कर दे रही हूँ फर्स्ट वाले फियर से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत डीप में सुनेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाए। तो शॉर्ट में, मैं जितना शॉर्ट में हो सकता है आज, थोड़ा सा दो को मर्ज कर रही हूँ तो टाइम लगेगा। बाकी कल से सिर्फ आधा आधा घंटे का एक एक हम फियर के बारे में जानेंगे। आप अपना पहचानिए, अपने रिलेटिव्स का पहचानिए, और जजमेंट नहीं करना है, सिर्फ अपनी कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आईपैड से ही पढ़ के बता रही हूँ आप लोग को कि हम सबके पास डर होता है, और वो हमारे जो डर होते हैं वो पूरे समय हमारे साथ रहते हैं। वो हमको डायरेक्ट और गाइड भी करते रहते हैं।
हम सभी को लगता है कि काश हमारी लाइफ में कोई डर ही नहीं रहे, पूरा पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी, हमारा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। पर यहाँ पर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं वो आपके दूसरे डर से डिफरेंट है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं वो हमारे आत्मा के पैटर्न का हिस्सा है और हमारे आत्मा के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। जितने भी चैलेंजेस हम फेस करते हैं, अपनी लाइफ को बिताते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक के बगैर हम नहीं बिता सकते। और ऐसा आशा भी मत करना कि इस बुक को पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद आपके लाइफ में से वो डर गायब हो जाएगा। जब तक के शरीर में आत्मा है तब तक के भय के बिना कोई भी नहीं रह पाएगा। कुछ जो हमारी दूसरी डर रहते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया सांप का, या हमारे अनुभव में जो चीज होती है, मान लीजिए एक्सीडेंट हमने देख लिया या हमारे साथ हुआ, तो वो जो डर है वो इस मेमोरी से नेक्स्ट बर्थ में मेरे जाएगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो मैं एस्ट्रल वर्ल्ड में ले जाऊंगी। एस्ट्रल वर्ल्ड से फिर हम जब कॉजल वर्ल्ड जाके अपनी रीइंकार्नेशन करेंगे तो फिर से उस एनर्जी को लाएंगे, तो एनर्जी जाती है। भय के बिना आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते। सिर्फ कॉजल वर्ल्ड में आत्माएं रहती हैं, क्योंकि वहां पर भय की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि भय हमारे को, भय, डर, फियर क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे ये ह्यूमन मानवीय स्थिति का हिस्सा है, मतलब हमारे ह्यूमन कंडीशंस का एक हिस्सा है। ये हमारे स्पिरिट, हमारे सोल, हमारे साइकी सबको शामिल करती है। सिर्फ आपको मन से ही डर नहीं लगता, शरीर से भी आपको कई चीजों का डर रहता है, फिजिकल जो डर बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर लेने चाहे तो अपन बहुत लोग कर सकते हैं कि समाज में प्रतिष्ठा न खो जाए, कहीं अनिष्ट न हो जाए, कोई अर्थक्वेक ना आ जाए, या एक्सीडेंट न हो जाए, कभी पैसा नहीं रहे तो कैसे रहेगा भाई, भूखे प्यासे न मर जाए, या कोई हमारी कमजोरी के कारण हमको खतरे में तो हम नहीं पड़ जाएंगे, ऐसे बहुत, या कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लेंगे बाद में हमको सफरिंग होगी। ऐसे बहुत सारे बुनियादी हमारे रहते हैं। ये वो डर नहीं है जो ये मैं आपको बता रही हूँ, ये वाला डर नहीं है, ये तो हमारे बेसिक है और ये जीवन की आवश्यकताएं हैं, वो हमेशा रहेंगी, चैलेंजिंग लाइफ लॉन्ग रहेंगी, उनको आपको फेस करना आना चाहिए। अब डर को आत्मा महसूस करना चाहती है। अब एक ही जन्म में वो बहुत सारे डर को लेके आ जाएगी तो वो उसका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि 7 टाइप के फियर्स होते हैं जो आत्मा को चूज करना होता है। जिस टाइप की आर्कीटाइप होती है उसी टाइप का उसको फियर चूज करना पड़ता है, ताकि उस फियर को वो बहुत ही विस्तृत रूप से और बहुत ही परिशुद्ध रूप से सीखे, सब्लिमेटेड फॉर्म में और डिटेल में उसको समझ ले। ये हमारे मैट्रिक्स का हिस्सा है। जो भी मैं 7 पॉइंट्स बताऊंगी वो हमारे मैट्रिक्स का हिस्सा है और हमारी इनर ग्रोथ उसी से ही गवर्न होती है। तो कुछ पीपीटीज थे, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ पीपीटी आप लोग के लिए इसलिए मैं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग के माइंड में वो रहना चाहिए। मैं कितना भी बोलूंगी आप भूल जाएंगे, और वो जो इमेजेस हैं, बोलते हैं ना, एक इमेज 1000 वर्ड्स के बराबर काम करती है, तो इसीलिए मैंने बनाया है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर आप लोग को दिख रहे हैं, 7 टाइप के हैं। एक सेल्फ डेप्रिकेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये विशेषता है। आत्मनिंदा करना, मैं हिंदी में भी लिखी हूं आप लोगों के लिए ताकि जो हिंदी वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये इंग्लिश वाले लोग पढ़ लो तो मैं हिंदी में समझाऊंगी फिर, है ना। एक सेल्फ सैबोटेज है, मार्टिडम है, स्टबर्नेस है, ग्रीड है, एरोगेंस है, इम्पेशंस है।
ये 7 टाइप की विशेषताएं हैं। कई लोग बहुत लालची होते हैं, कई लोग बहुत अहंकारी होते हैं, कई लोग बहुत अधीर रहते हैं, बिल्कुल धैर्य नहीं रहता, जिद्दी रहते हैं, और एकदम शहादत वाले रहते हैं कि बिल्कुल सब लुटा देंगे। और एक अपने को खुद को विनाश करने वाले रहते हैं, एक आत्मनिंदा करने वाले। तो ये 7 टाइप के हैं, ये मैंने हिंदी में लिखा है। अब जो आत्मनिंदा वाला व्यक्ति है उसका एक डर है, उस डर को पहचानना है ना, ये है उसका डर अपर्याप्तता का, इनएडिक्वेसी का। जो सेल्फ सैबोटाज है, जो आत्म विनाश वाला जिसकी विशेषता है, उसका डर होगा, वो खुशी से डरता है। मार्टिरडम मतलब शहादत वाले लोग, उनको अपनी वर्थलेसनेस का डर रहता है, उनको मूल्यहीनता का कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा। जो बहुत जिद्दी टाइप के लोग रहते हैं, यहाँ पे जिद्दी का एकदम अलग डेफिनेशन है, आप लोग समझिएगा जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। तो जो जिद्दी रहते हैं उनको अप्रत्याशिता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का डर रहता है। जो बहुत लालची रहते हैं उनको अभाव का डर होता है, उनको हर चीज ज्यादा चाहिए, हर चीज मोर एंड मोर एंड मोर, उनके लिए कोई भी चीज सफिशिएंट नहीं रहेगी। जो बहुत अहंकारी होते हैं उनको जोखिमता का या भेदता का, या इंग्लिश में जिसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं, उसका डर रहता है। इम्पेशेंस, जो बहुत अधीर रहते हैं, उनको लगता है फियर ऑफ ओमिशन, या अवसर न चूक जाए। तो ये 7 टाइप के फियर हैं, और 7 टाइप के ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारी विशेषताएं। 7 विशेषताएं, और हर 7 विशेषताओं के पीछे उनका एक डर है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। तो ये 7 टाइप में से हमारे पास 2 रहेंगे, हमेशा 2 रहेंगे, कम या अधिक। आप सभी लोग इससे वाकिफ हैं। हर एक ने इसमें से एक को अपना मेन कैरेक्टरिस्टिक चुना है। अब मैं विशेषता बोलती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोलती हूँ, मैं एक मुख्य विशेषता अपने कैरेक्टर को चुना है, अपने चरित्र में उस विशेषता को चुना है। वो आपकी आत्मा के पैटर्न का अंग है, जो मेन चीफ है, वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, प्रबल रहेगा। आपके पास 2 फियर रहेंगे, एक रहेगा चीफ और एक रहेगा सेकेंडरी। तो आप उसके प्रति बहुत क्लियर या कॉन्शियस नहीं रहती, वो आपके सामने दिखता भी नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं तो 10 साल से, मेरे हस्बैंड मुझे कितने बार बोले हैं, मैं समझ ही नहीं पाती थी, क्योंकि हम कॉन्शियस ही नहीं जानते, हमारे पास वो क्लियर पिक्चर नहीं होती है। ये जब आप देखेंगे तब आप मनन करना, चिंतन करना। ये एंटरटेनमेंट के लिए सेशन नहीं ले रहे हैं ना, अपन अपने को देख रहे हैं कि हमारा मिरर में कि हम कैसे हैं। इसलिए हमको नहीं दिखता है, क्योंकि ये इसने अनकॉन्शियस माइंड में अच्छे से जड़ें जमा लिया, और हम अपने आप को पहचानते नहीं। देखिए, हर आर्केटाइप में 2 पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है, मतलब विशेषता है, समझ लीजिए। तो मैं हर एक का कल हिंदी में बता रही थी, पर पीपीटीज में मैंने नहीं डाला था। ये विशेषता जो है उसके भी 2 पोल्स हैं, एक प्लस और एक माइनस, दोनों। अब प्लस पोल को जैसे मान लो मैं बोल दूंगी कि वो बहुत सेल्फलेस है, या किसी का बहुत ही विनय है, बहुत ही विनम्र रहता है, तो आप लोग बोलोगे कि अरे ये तो कितना अच्छा गुण है। तो वो गुण नहीं है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी आप प्लस और माइनस देख रहे हो, प्लस उसके पोलर को भी देख रहे हो, पोल को देख रहे हो, तो वो उसका गुण नहीं है, वो उसका फ्रेंडलीनेस और उसकी स्ट्रेंथ है। उसके ऊपर वो मास्क लगा के रखा है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप लोग समझते जाओगे। तो प्लस पोल गुण नहीं है, क्योंकि गुण किस में से पैदा होता है? प्रेम से। और ये कहां से पैदा हो रहा है इसका प्लस पोल? डर से। तो डर से जो भी पैदा होगा चीज, वो कभी गुण नहीं होगा, पर उसकी क्वालिटी बन जाएगी एक, ठीक है, फ्रेंडलीनेस और स्ट्रेंथ बन जाएगी उसकी, ठीक है। और माइनस पोल जो रहता है ना हमारा, वो हम अपने आप को नहीं दिखते, हमारे सामने वाला हमको तुरंत देख लेता है। जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे तुरंत बता दिया था, क्योंकि मेरा माइनस पोल वो देख रहे हैं, मैं अपना नहीं देख पाऊंगी, आप अपना नहीं देख पाओगे, आपके घर वाले, आपके क्लोज फ्रेंड आपको बताएंगे कि आपका माइनस पोल कौन सा है। इसको आसानी से कोई भी ऑब्जर्वर द्वारा पहचाना जा सकता है।
क्योंकि आप में से प्रत्येक दूसरे लोगों के भय के रूपों को पहचान लेते हैं, क्योंकि वो आपको चोट पहुंचाता है और आपको गुस्सा दिलाता है, इसलिए आप उसको पहचान जाते हैं। पर अपने बारे में आप नहीं पहचानेंगे, और जब आप पहचानने लग जाएंगे, आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा, आप उसको नाम देंगे कि हाँ है, उसको स्वीकार करेंगे, तो आपके लिए लाइफ चैलेंजिंग कम होगी। जब भी आत्मा जन्म से पहले ही चुन लेती है अपने दोनों कैरेक्टरिस्टिक को, ताकि जो दूसरे उसके फ्रेंड, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके भी मेन कैरेक्टरिस्टिक होंगे, आपके हैं तो सबके होंगे, ऐसा तो नहीं कि कोई भी आत्मा छूटी है। तो उन दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो एक दूसरे से ज्यादा समझते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई भी फियर, यहाँ पे जो 7 फियर्स है वो निरर्थक नहीं है। अगर कोई लालची भी है तो उसका कोई ना कोई अर्थ है, कोई जिद्दी भी है तो कोई ना कोई उसका अर्थ है। और जितना आप इसको पहचानते जाएंगे, आपकी ह्यूमैनिटी बढ़ते जाएगी, और आप अपने जब ये विशेषता जब चुनते हैं ना, हम उसी के अकॉर्डिंग हम अपने पेरेंट्स को चुनते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये फियर तो आपने ले लिया, अब उस फियर को आपको यहां पर लाने के लिए कोई माहौल होना चाहिए ना, कोई प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि ये बोलते हैं कि ये जो मुख्य विशेषता है उसका जो निर्धारण होता है, जो पकते नहीं बोलेंगे, जो मेन आपका चीफ कैरेक्टरिस्टिक है, उसको बनना एक फ्लूइड ऑकरेंस है, एक द्रवीय घटना है। ऐसा नहीं कि पूरा एक पका के नीता के में डाल देंगे वो वाला फियर और आ जाएगी, वो नहीं। वो इस तरीके से मेरे पेरेंट्स को चुन के मैं आऊंगी कि वो जो मैंने फियर लाया है उसको पुश करे, उसको बढ़ाएं, उसको, समझ गए है ना। तो ऐसे हम जो निर्धारण करते हैं ना, वो हम एम्ब्रियो जब रहते हैं, हम छोटे गर्भ में रहते हैं, तभी से ही निर्धारित होते हैं, उसमें स्थापित किए जाते हैं। फिर जब बच्चा, हाँ प्रभु, और जो बच्चा दर्दनाक अनुभव महसूस करता है पेट के अंदर, जब गर्भ में रहता है तब महसूस करता है, वो सब उसके फियर को शेप देने के लिए है। फिर जैसे वो पैदा होता है, जिस तरीके से वो पैदा होएगा, सिजेरियन या बहुत ही पेनफुल तरीके से, वो सब उसको शेप दे रहा है उसको। और पैदा होने के दूसरे वर्ष में, सेकंड जब उसका बर्थ रहेगा, सेकंड ईयर रहेगा, तब और प्रगाढ़ता से उसके में वो डर को बढ़ाया जाता है, बढ़ाते हैं, परिपक्व किया जाता है, समझ गए। फिर ये सब साइकोलॉजिकली तैयार है, और जो सीवियर ट्रॉमा रहते हैं वो लास्ट में उसका एक स्टैम्प दे देंगे, एकदम आखिरी में उसकी अंतिम संरचना और शक्ति प्रदान करते हैं। अब पैदा हो गया बच्चा, बचपन में उसके में ये डर भी प्रोमिनेंट कर दिया गया पेरेंट्स और सोसाइटी के टीचर्स वगैरह लोगों के द्वारा। अब उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको एक्सप्रेस करना है ना। अब डर को छुपा के तो नहीं रखेगा, वो तो प्रकट करेगा ही। तब ये कहते हैं कि कुछ साल लग जाते हैं, लेकिन सबसे मेन साल होता है आपका 16वां साल से 25वें साल के बीच में। आपका इस डर का आवश्यक विकास होता है। 16 to 25 ईयर्स जो आपके रहते हैं, वो आपकी फियर पूरी तरीके से प्रकट होनी शुरू हो जाती है। फिर एक प्लेटू, मतलब एक स्थिर हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे आत्मा, व्यक्ति की उम्र बढ़ते जाएगी और वो बूढ़ा होता चला जाएगा, तो क्या होगा कि उसके जो पोल्स है ना, जो माइनस और नेगेटिव पोल्स है, वो धीरे धीरे फीके होते चले जाएंगे, मतलब जो उसके हैं विशेषताएं कमजोर होते चली जाएंगी उम्र के साथ साथ। ठीक है। और ये हम अगर मैट्रिक्स के इस डर की तुलना अगर करें तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है। उसकी जो जड़ है, वो जो जड़ और जो ट्रंक है, ट्रंक मतलब तना, है ना, वो चीफ कैरेक्टरिस्टिक है हमारा। ठीक है, हमारे मेन डर है हमारा। और जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, टहनियाएं हैं, मतलब मेन शाखाएं हैं वो सेकेंडरी है, और पत्तियां और जो छोटी छोटी टहनियां होती है ना, छोटी छोटी डंगाल, वो हमारे छोटे छोटे दूसरे डर है। सांप का, पानी का, भीड़ का,
लाउड म्यूजिक का। हेमा को है आवाज पसंद नहीं है, उसको बहुत डरती है वो आवाज से। तो जब आप इस पूरे ट्री को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे तो आपका सेल्फ नॉलेज बढ़ेगा अपने लिए, आपको इनर क्लैरिटी मिलेगी और सेल्फ लव आपका मजबूत होगा। उसके बाद से मैं वाकई अपने आप को ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरा कितना प्यारा सा तो है, कोई बात नहीं, किसी को हार्म नहीं कर रही हूं मैं। ठीक है, हमको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग और प्यार के लिए लेके जाता है। पर वो कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि अपने मेन कैरेक्टरिस्टिक से प्यार करने लग जाओ। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आप इसके अस्तित्व पर ध्यान दें, इसको स्वीकार करें और इसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करें कि ये रिजल्ट आपके लिए कौन कौन से लेके आता है। ये जो भय है हमारा, वो हमारे प्यार करने की क्षमता के बीच के बाहर एक शेल बना देता है। तो शेल को तोड़ने के लिए हमको कोर तक के, अंदर तक के जाना है। और ये जो डर है, हमारे जीवन की परिस्थितियां, हमारे मम्मी पापा, ये सब हमारे सहयोग करते हैं हमारे डर को बढ़ाने के लिए। इसलिए वो बाद में ये इसको मेंशन कर रहा है कि इसलिए नहीं कि आप अपने जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं या आपका फियर को बढ़ा दिए आपके मम्मी पापा, क्योंकि आगे से तो आपके मम्मी पापा बहुत रोल प्ले करेंगे अभी 7 फियर्स में। कहीं पे भी आपको अपने मम्मी पापा के लिए कोई भी दुर्भावना, कोई भी नाराजगी नहीं रखनी है। उन्होंने सिर्फ वही काम किया जो आपने उनको कहा था कि आपके विकास के लिए जो वो भय है, जो आपकी विशेषता है, उसको बढ़ाए। और ठीक है, वो कहते हैं कि हम किसी भी जजमेंट से बचते हैं और आपको भी ऐसा करने के लिए कहते हैं कि कोई किसी को जज मत करिएगा। अगर आप समझते हैं कि मेरे इन लॉज कौन से हैं, मेरे हस्बैंड कौन से हैं, कोई किसी से बेहतर नहीं है, कोई किसी से बदतर नहीं है, कोई आसान नहीं है, कोई कठिन, मतलब सब एक बराबर है, कोई इजी नहीं है। सबके पास अपने अपने इसके बर्डन्स हैं। हमको ये बहुत अच्छा लगता है ना कि दूसरों के पास भय है, दूसरों के पास भी तो है ना, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। तो ये बोलता है ये बहुत अच्छा लगता है आपको। पर जब आप दूसरों से कहते हैं कि आप अपना डर छोड़ दो, मान लीजिए जैसे कोई मेरी फ्रेंड है, वो सेल्फ सैबोटेज वाली है, मैं उसको बोलूंगी कि ये छोड़ दो, तो वो उसकी आत्मा के विकास के लिए ठीक है। मेरे सामने वो मैनिफेस्ट मत करे वो अपने उस चीज को, तो वो डील कर सकती है अच्छे से, परंतु उसको छोड़ नहीं सकती। जैसे मेरा जो है फियर, वो मुझे कोई बोलेगा छोड़ दी तो मैं नहीं छोड़ सकती। वो जरूरी पार्ट है, हमारा बिहेवियर उसी से ही बनता है। और जो ये 7 फियर्स बता रहे हैं, वो सातों क्रिश्चियनिटी में 7 बुराइयों या 7 पापों के समान है। माय गॉड, इतना ज्यादा हो गया टाइम। पर क्या करते हैं, कोई भी पादरी आपको नहीं बताएगा कि ये डर का रिफ्लेक्शन है। वो बोलता नहीं ये तो पाप है, लालच पाप है, अहंकार पाप है, वो तो वही बोलेंगे। पर ये सब हमारे भय के रिफ्लेक्शन हैं। और इसीलिए जब वो पापियों की निंदा करते हैं और उनको सजा देते हैं, तो वो उनके दुख को बढ़ाते हैं। इसका मतलब समझ जाते होंगे आप लोग। तो उन्होंने कहा है कि हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप अपने फियर से, अपने कैरेक्टरिस्टिक से कोई भी लड़ाई न लड़े। जितना आप लड़ाई लड़ेंगे उतनी ही तेजी, उतनी ही स्ट्रांग सामने आ जाएगा। या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में या आपके साइकोलॉजिकली वो इतना अंदर छुप के बैठ जाएगा, पर हार्म तो आपको ज्यादा करेगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसको बिल्कुल सरफेस में लाके उसको डील करें। अब थोड़ा सा जल्दी मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ ओल्ड सोल्स ही अपने फियर का सामना करती हैं, इन्फेंट वगैरह नहीं करती, क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं करती है। और सीधा मैं सेकेंडरी में आती हूँ कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक फियर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना। हमने एक पेड़ बनाया था, पेड़ का जो स्टेम है, ट्रंक है, और जो रूट है, वो हमारा चीफ कैरेक्टरिस्टिक है। पर सेकेंडरी जो हमारा होता है, वो मेन ब्रांच है उसकी। और ये हमारे को कहाँ हेल्प करता है, हमारे सेक्सुअल लव, रिलेशनशिप और हमारी फैमिली मेंबर्स लोग के साथ जो व्यवहार करते हैं वहां पर करता है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये एडल्टहुड में काम आता है, सेकेंडरी वाला एडल्टहुड में, क्योंकि उस समय ही हमारी इंटीमेसी और फैमिली वालों से ज्यादा इंटरेक्शन और सेक्सुअल लव, ये रिलेशनशिप, ये सब उसी समय होता है। और
थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ, काफी चीज छोड़ते जा रही हूँ। आपने जो चीफ चुना है और जो सेकेंडरी चुना है, आप हर जन्म में उसको ला सकते हैं। कई बार आप सेकेंडरी को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो वही पैटर्न, वही दोनों को लेके आप कई कई जन्मों तक के लेके आते रहते हैं। कोई बॉन्डिंग नहीं है, आप दोनों कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ लेके आते हैं और ज्यादा से ज्यादा उस पर विस्तृत रूप से आप उसको समझना चाहते हैं। और एक और इन्होंने कहा है कि एक और डर के बारे में बताया है कि हम कैसे अपने, एक और फैक्टर है जो भय को हमारे स्थिर रखता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शॉर्ट बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो सबके घर की कहानी है। सभी माँ बाप अक्सर माँ बाप लोग अपने बच्चों का बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं। वो कहते हैं कि प्यार देने के बजाय तो सिर्फ वो चिंता ही करते रहते हैं, हमारे बच्चे को चोट ना लग जाए, हमारे बच्चा स्कूल में जाए, चिंता चिंता चिंता। क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ये है कि बच्चे को, मतलब वो शो कर रहा है, हम जितनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, उतना ज्यादा हम प्यार कर रहे हैं, है ना। प्यार को चिंता के रूप में उन लोगों ने आइडेंटिफाइड कर लिया है, तो प्यार कम कर रहे हैं पर चिंता ज्यादा कर रहे हैं। अब ठीक है, कर लिए। अब जब ये बच्चा बड़ा होगा, अब वो क्या करेगा, अपने पेरेंट्स लोग का जो ये फियर है, क्योंकि जो चिंता कर रहे थे ना वो फियर है, वो फियर में घेर के रखे हैं बच्चे को, तो वो फियर बच्चा ले लेता है, उसको अविरत रूप से आगे चलाता है। फिर जब वो बड़ा होगा तो अपने मम्मी पापा की ओल्ड एज का, उनकी डेथ के लिए बहुत ज्यादा चिंता करेगा, बहुत ज्यादा चिंता करेगा। सेम मेरी बेटी के साथ हुआ है, मतलब दोनों के साथ है पर मेरी बेटी के साथ मैक्सिमम है। मैं बहुत ज्यादा कंसर्न थी परन के लिए, फर्स्ट चाइल्ड थी मेरी वो, तो बहुत ज्यादा उसकी चिंता करती थी, उसको साइकिलिंग नहीं करने देना, ये नहीं करने देना, उसको बचा के रखना, उसको मतलब समझ रहे हो, बहुत बहुत पैम्पर करके रखना। अब क्या हो रहा है कि वो उतना ही हम लोगों के ऊपर हावी होती है, मतलब वो हम लोग की ज्यादा चिंता करने लग जाती है। तो मेरे को लगता है कि ये मैंने तो फियर दिया, फिर मैं क्यों कंप्लेन करूं, ठीक है। तो ये कहती हैं कि ये प्यार नहीं है, न माँ बाप का बच्चे के प्रति था, न बच्चे का माँ बाप के प्रति है, ये सिर्फ फियर का एक्सप्रेशन है। और जो भी आपकी मेंटलिटी है वो आपकी सेकेंडरी फियर से ही मार्क की जाती है। और ये सेकेंडरी वाला तब एक्शन में आता है, दो जगह आएगा एक्शन में। अगर मान लीजिए मैं एनलाइटन हो गई, हाँ कभी तो होंगी, तो मेरा मेन वाला फियर चला जाएगा, सेकेंडरी वाला प्रोमिनेंट रहेगा। क्योंकि मानव के रूप में मेरे को रहने के लिए कोई तो एक भय का एक आधार चाहिए, ये फियर का कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषता है वो चाहिए, तो वो रहेगा, वो प्रोमिनेंट हो जाएगा जब मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगी, ठीक है। अब अगर मान लो मैं एनलाइटेंड नहीं हुई, तो अब कब होगा, जब कोई व्यक्ति मेरे बहुत क्लोज होगा, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरा कोई फ्रेंड हो, जहां पे भी आपकी ग्रेट इंटीमेसी होती है, निकटता होती है मानव की, वहां पर ये सेकेंडरी फियर प्रोमिनेंट अपना प्रबल रूप दिखाता है। फैमिली, पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप के बारे में जहां पे भी आपकी इंटीमेसी क्रिएट होगी। पर ये जो रहता है ना फियर सेकेंडरी वाला, रेशियो कैसा है, मेन चीफ वाला 70% और सेकेंडरी जो है ना 30%, 70-30। तो ये जो 70% वाला चीफ है वो जितना आपको प्रताड़ित करेगा, जितना आपको परेशान करेगा अपनी लाइफ के लिए, वो उतना नहीं करता। ये 30% है, बेचारा छोटा सा बच्चा, वो थोड़ा बहुत रहेगा। पर जब आपकी इंटीमेसी होगी तब वो आपके सामने आके खड़ा होगा। तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूं, क्योंकि ये जो सेकेंडरी वाला है उसका काम है रेगुलेशन ऑफ क्लोजनेस एंड डिस्टेंस। इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो रहा है या अपने हस्बैंड से नहीं बन रही है, तो वो आप देखिए कि आप लोग के रिश्ते के बीच में इन 7 में से कौन सी चीज आ रही है। क्या आपका ईगो आ रहा है, क्या आपका लालच आ रहा है, बहुत ज्यादा उससे डिमांडिंग हो आप, या आपका जिद्दीपन है। क्योंकि निकटता हमेशा के इंडिकेटर है, उस समय आपका सेकेंडरी वाला अपनी शक्ति को बढ़ा देता है। क्योंकि निकटता आपको एक विशेष रूप से कमजोर करती है, क्योंकि आप किसी को प्यार करते हो तो थोड़ा सा आप
कमजोर महसूस करते हो ना कि वो आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य विशेषता हमारी जो जीवन की होती है उसमें सभी लोग, मतलब हमारे आसपास के लोग इनडायरेक्ट भूमिका निभाते हैं, पर जो सेकेंडरी वाला है उसमें सिर्फ हमारा क्लोज जो रहेगा वही जो करीब आएगा हमारे। और इसी सेकेंडरी के कारण ही ब्रेकअप्स होते हैं, इस सेकेंडरी फियर्स के कारण ही आप लोगों के रिश्तों में खटास आती है। तो आप लोग देखिएगा, क्योंकि सेकेंडरी वाला आपके एटीट्यूड को चिन्हित करता है जो आप इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं। समझ गए? अब मैं यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दे रही हूँ, ये वाला चैप्टर बहुत प्यारा था, बहुत सारा चीजें लिखी हुई है, परंतु आधे घंटे में मुझे दूसरा खत्म करना है। तो ये जो 7 टाइप के हमने फियर्स देखे, अपर्याप्तता का डर, अभाव का डर, ये सब है। उसमें से आज हम पहला वाला लेंगे, सेल्फ डेप्रिकेशन का, आत्मनिंदा। हम लोग देखे थे कि हीलर लोग सबसे ज्यादा हैं पृथ्वी पर, सबसे ज्यादा, है ना। हीलर का ये कैरेक्टरिस्टिक फियर है। इसकी जो 2 मैंने कहा पोल है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। निगेटिव वाला आप समझ लीजिए आत्मनिंदा, वो अपनी खुद की बुराई कर रहा है, अपने को अनादर कर रहा है, उसको बिल्कुल सेल्फ लव नहीं है अपने लिए। उसका जो पॉजिटिव पोल है, जो दुनिया को दिखेगा ना, वो बोलेंगे अरे कितना अच्छा आदमी है वो है उसका विनम्र होना, उसका विनय होना, उसकी मॉडेस्टी। तो ये मैं आप लोग को पीपीटीज के रूप में दिखाती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा ध्यान आए। मैं फटाफट बताऊंगी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, प्यार से सुनिएगा और टटोलिएगा अपने अंदर की वाकई कहीं आपके में ये गुण तो नहीं है। अगर किसी को कोई बोलेगा कि तुम अपनी खुद को आत्मनिंदा करती हो, अपने आप को प्यार नहीं करते, तो बोले नहीं नहीं मैं तो अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, मैं अच्छे से घूम रहा हूँ, ऐसा। ये खासकर जो बहुत ही प्यारी मॉम्स होती है ना, और बहुत ही डेडिकेटेड फादर्स होते हैं, उनके लिए भी है ये। और सोशल वर्कर वगैरह जो भी हैं, हीलर्स जो भी आप समझ गए थे ना, वो सब उनका है। तो इनका नेगेटिव पोल है आत्मनादर, और नम्र और विनय उनका पॉजिटिव पोल है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी इनकैपेबिलिटी और इनएडिक्वेसी, मतलब अपर्याप्तता का या अक्षमता का डर होता है। इसको कोई भी आसानी से पहचान सकता है। जब कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है, अगर मान लो वो महत्वाकांक्षी है अपनी नौकरी में, वो दूसरे लोगों से ज्यादा वो काम करेगा, और बैकग्राउंड में कैसा रहेगा, एकदम विनम्र कि अरे मैं तो कुछ हूं ही नहीं, ये तो अपने आप हो रहा है, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूं, ये विनय अपने को बताएगा। एक और भी रहते हैं, ये तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाला व्यक्ति है जो बिल्कुल अपने को काम करके अपने को पीछे रखता है। एक इसमें और भी बताए हैं जो अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा काम करते हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। वो चाहते कि मेरे को सभी लोग परफेक्ट देखें, और क्षमता से ज्यादा काम करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज्यादा रहेगा। या ऐसे लोगों को आप पहचान सकते हैं जिनकी अगर मान लो आप प्रशंसा करेंगे ना कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनको सहन नहीं होती है प्रशंसा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपना घर का काम कर रहा हूं या समाज का काम कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हीलर का रहता है, ये उसका है। वो वैसे भी आप जानते हैं हीलर क्या रहेगा, बहुत नम्र स्वभाव का रहता है और सभी लोगों को हेल्प करते रहता है, और हमेशा तैयार रहता है दूसरों की सेवा के लिए। वो कभी नहीं चाहता कि लोग उसको ग्रेटिट्यूड दें, वो अपनी नीड से ज्यादा दूसरों की नीड देखता है, और अपनी नीड को वो छोड़ देता है, उसको बोलता है कि नहीं रहने दीजिए, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वो बैकग्राउंड में वो अपने को विनम्र बताएगा कि नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ या समाज के लिए काम कर रहा हूँ। मैं फैमिली का एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो मैं हर जगह बहुत सारे सेंटेंस ही बोलूंगी। तो जैसे मान लीजिए एक मॉम है, तो बोलेगी नहीं नहीं मैं क्यों अपने कपड़े खरीदूं या कॉस्मेटिक्स में खर्चा करूं, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए। वो अपने को पीछे रख देगी। अगर उसको कोई चीज जरूरत भी है, जरूरत, मेकअप अगर तो नहीं रहती है जरूरत उतनी, जो भी चीज उसकी नीड है उसको भी वो इग्नोर कर देगी। खाना भी वो अच्छा नहीं खाएगी, दूसरों को अच्छे से खिला के खुद को पीछे रखेगी।
तो ये क्या करते हैं, इनके में एक अपर्याप्तता का डर रहता है। ये क्यों रहता है, अपन बचपन का उनके पास जाएंगे तब उसके पीपीटीज में देखेंगे। ये अपने को ये इतने विनम्र रहते हैं कि जो इनके आसपास के लोग रहते हैं ना, उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और हमेशा बेचारा मुस्कुराते रहता है। कम खाएगा, कम पहनेगा, कम खर्चा करेगा, फिर भी मुस्कुराता रहेगा। तो ये विनम्रता से मुस्कुराते रहता है, तो इनको सभी लोग पसंद करते हैं। इनके जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे करेंगे, कैसे इनके स्टेटमेंट रहते हैं। ओह नहीं, मैं ऐसा प्रयास करने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, या तुम इस चीज में मुझसे बेहतर हो, ये मेरे को शोभा नहीं देता। मैं क्षमा करें, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, या मुझसे गलतियां हो सकती हैं, मैं इस बारे में नहीं जानता, आप बेहतर जानते हैं, क्षमा करें, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं। ऐसे करके जो अपनी एबिलिटी को कम करते हैं ना, जो भी ये अभी तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे जो इस बुक में लिखे हुए थे, पर आप समझिएगा ये एबिलिटी अपनी कार्य क्षमता को नीचे करने वाले सेंटेंस बोलता है, स्टेटमेंट्स देता है, ठीक है। अपने और थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बताने के उसमें हूं, एक मिनट। एक मैंने बताया था कि कम बताएगा, एक ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा, बहुत ज्यादा ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा उसको कि नहीं मैं कर लूंगा, तो वो फिर क्या करेगा कि वो क्या बोलेगा, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, अपने मन में अपने यही सोचेगा, मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं परफेक्ट हूं, मैं और जो मैं काम करूंगा इसके लिए प्रशंसा मिलेगी। ये प्रशंसा चाहते हैं, पर पीछे बैकग्राउंड में, मतलब खुद नहीं बताना चाहते लोग उनकी प्रशंसा करें खुद आकर सामने में, ठीक है। ये अपने को, अपनी एबिलिटीज को लोगों से छुपाता है, और अपने आसपास के लोगों को बोलता है कि अरे आप बहुत महान है, बहुत अच्छे हैं, और उनको मोटिवेट करता है। खुद बैकग्राउंड में रहेगा और खुद को, अपने को अदृश्य बना लेगा, मतलब कोई इसको नोटिस नहीं करे, ऐसा बना के रखेगा। अब जो आसपास के लोग हैं, जब उनकी प्रशंसा करता रहेगा और उनको बेहतर बताते रहेगा, तो वो तो नेचुरली बहुत ही इसको लाइक करेंगे कि भाई ये तो कितना अच्छा इंसान है, पूरे टाइम स्माइल करते रहता है, हम लोग को बड़ा बताता है, हम लोग को महान बताता है। और ये जो सेल्फ डेप्रिकेटर रहते हैं, वो छोटी छोटी चुनौतियों से भी डरता है, क्योंकि उसको अपनी कार्य क्षमता पे कोई भरोसा नहीं है ना। इवन जब वो छोटा रहेगा, एग्जाम्स देने जाएगा, तो एग्जाम्स के टाइम में भी उसके लिए एंजाइटी हो जाएगी और बेहतर नहीं कर पाएगा। पढ़ भी लेगा पर वहां पर जाके वो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसको हमेशा सेल्फ डाउट है कि मैं बेहतर नहीं हूं, और हमेशा अपने को तुच्छ ही समझते जाएगा। और यहाँ पे जो उसकी विनम्रता है वो झूठी है, वो उसका डरा हुआ रवैया है, उसका एटीट्यूड जो है वो बहुत ही फियरफुल है। और ये हमेशा उसको सब लोग उससे बेहतर लगते हैं, मजबूत लगते हैं, स्ट्रांग लगते हैं, स्वस्थ लगते हैं, ज्यादा खुश लगते हैं, ज्यादा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं, ज्यादा क्लेवर हैं, ज्यादा एजुकेटेड हैं, मतलब उसको सबको लगेगा कि दूसरे लोग बेहतर है, मैं नहीं हूं। इसीलिए वो ऐसे सेंटेंस बोलता है जो मैंने आप लोग को बताया ना। अब उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी में कितना अच्छा गुण माना जाता है विनम्र होना, ओह सबसे बेस्ट। तो वहां पर ये वाला फियर सबसे ज्यादा आसानी रूप से कैरी कर सकते हैं लोग, जो क्रिश्चियंस लोग रहते हैं। अगर मान लो ऐसा पर्सन स्पिरिचुअल पाथ में भी रहेगा, तो वो क्या करेगा, अपने को बहुत लो प्रोफाइल रखेगा, पीछे से पीछे खड़ा होगा, वो किसी के सामने आके अपने को उजागर नहीं करेगा, वो अपने को बहुत ही महत्वहीन रखेगा, कि ब्रह्मांड में मेरी तो कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। तो वो अपने को बहुत ही लो प्रोफाइल रखता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, संसारिक में तो रखता ही रखता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रखता है। अब ये क्या करता है, इसके पास बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो एग्जाम से भी डरता है। अब जब ये बिजनेस करता है, कोई भी उसकी प्रोफेशनल राइवलरी होती है, वहां पे भी वो बेहतर नहीं करेगा। वो कर सकता है, वो कर सकता है आराम से, पर उसके पास टैलेंट भी है, परंतु वो
जो सेल्फ डाउट है, जो अपने को कम समझ रहा है, वो प्रोफेशनल रेवलरी में भी अच्छे से नहीं करेगा। अगर मान लो उसको एक टेस्ट रखने के लिए, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि टीनेज है और वो सेल्फ डेप्रिकेटर है, उसको बोल देंगे कि चलो भाई तुमसे टेस्ट लेंगे। तो मैंने कहा ना, एक तो अपने को बिल्कुल काबिल नहीं समझता है और एक अपने आप को ओवर में काबिल समझता है, वो दोनों इसी में ही आते हैं ना। तो जो नहीं काबिल समझेगा अपने को, वो क्या करेगा? पहली बात तो वो ज्यादा मेहनत करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पहले से मालूम है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं क्यों मेहनत करूं। चलो ठीक है, बोल रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ, कर लेगा वो मेहनत। पर वो सब कुछ, मतलब वो अच्छे से सीख भी नहीं पाएगा, सब कुछ भूल जाएगा और अपना मुंह भी नहीं खोल पाएगा, और एग्जाम्स में उसका, समझ गए, टेस्ट में आनंद फानंद तरीके से वो दे देगा। और जो ओवर है, जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो क्या करेगा? वो इतनी पढ़ाई कर लेगा एक्सट्रीम के लिए, इतनी एक्सट्रीम कर लेगा कि उसकी पूरी एनर्जी पढ़ाई में ही चली जाएगी, उस टेस्ट की तैयारी में चली जाएगी, और वहां पर जाकर वो अच्छे से नहीं करेगा। और उसको हमेशा लगेगा कि मैं इतना तैयारी किया था, मैं इतना जानकार हूं और लोग नहीं पहचान रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में और एक अपने को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझ रहा है, ये दोनों अपने अपर्याप्तता के डर से ही ये सब काम कर रहे हैं। वो 3 गुना ज्यादा मेहनत करता है ना, उसमें लिखा हुआ है, और पूरा खाली हो जाएगा मेहनत करके खत्म करने के बाद। अभी हमारे समाज में विनम्र होना बहुत ही अच्छा, सम्मानजनक माना जाता है। तो ये क्या करेगा सेल्फ डेप्रिकेटर? उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूं, मैं तो कितना विनम्र हूं, अपने लिए कुछ भी चीज नहीं मांगता, अपने ऊपर खर्च नहीं करता, अपनी जरूरत से ज्यादा दूसरों की सेवा करता हूं, मैं तो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूं। तो ये सब में ना उसको बड़ा गर्व महसूस होता है, और इस तथ्य से उसकी पुष्टि भी होते रहती है कि मैं किसी को परेशान भी नहीं कर रहा हूं, बल्कि लोगों को अपलिफ्ट कर रहा हूं, लोगों को खुश रखता हूं। समझ गए होंगे, ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। अब इसको अपने ये जो पॉजिटिव जजमेंट्स है स्यूडो सोसाइटी के, उनको काटने के लिए उसको बहुत साहस की जरूरत होती है। वह आमतौर पर अपनी विशेषताओं, अपनी प्रतिभा, अपनी शक्ति, अपनी प्रेम करने की क्षमता, अपनी गर्मजोशी, अपने गुड लुक्स, अपनी महानता की निंदा करने में प्रसन्न होता है। जो भी उसकी निंदा करेगा तो खुश होएगा, सामने से भले नहीं दिखाएगा पर वो उसको खुशी मिलेगी। और उन सभी पर उसको थोड़ी नाराजगी होती है, क्रोध आता है, जो उससे ज्यादा बुद्धिमान है, बेहतर है, ज्यादा सुंदर है। और पूरे पृथ्वी पर उससे ज्यादा सुंदर तो होंगे ही, हर एक कोई अपने जगह पे अच्छे हैं। तो ये हमेशा अपनी इंफिनिटी क्वालिटी में ही रहता है। जब उसकी कोई गलती बता के उसकी आलोचना की जाती है तो वो बहुत बेहतर महसूस करता है, और अक्सर आगे के महान काम करने के लिए प्रेरित होता है। यदि कोई उसको बोलता है ना कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे, ये अयोग्य हो तुम इसके, या तुम कुछ नहीं जानते, तो उसको आ, अपनी जो सेल्फ कॉन्सेप्शन है ना कि मैं अच्छा नहीं हूं, उसकी पुष्टि होती है, मतलब उसको कंफर्मेशन मिलते जाता है। और जो उसकी प्रशंसा करता है या उसके गुणों के बारे में बताता है, तो वो बहुत अस्वस्थ और असहज महसूस करता है, और सोचता रहता है कि उसका कहीं मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा है, या उसकी नजर में क्या होगा कि जो लोग तारीफ कर रहे हैं ना, उसमें जरूर कुछ गलत है। उसको अपने को ऊपर उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उसने खुद को बहुत नीचे लेके गया है। जब भी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं ना, तो उसको लगता है कि मैं तो इसके लायक नहीं हूं, तो वो और ज्यादा मेहनत करना चाहता है। मतलब वो ये विश्वास करता है कि वो इस प्रशंसा के योग्य नहीं था जो उसको दी गई थी, और उसे और भी उत्तम बनना चाहिए। पर एक बात, इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी नहीं बोलना चाहिए, ये जो इसकी विशेषता है, समझ लीजिए, इसको अपनी कार्य क्षमता पे भरोसा नहीं है, अपनी एबिलिटी पे। तो वो बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ करना नहीं चाहता, मतलब सेवा करना चाहता है, पर कुछ नया, कुछ और परफेक्शन के लिए करने के काबिल नहीं है वो।
इन लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज, ये जो सेल्फ, जो अपनी आत्मनिंदा करते हैं ना, देखिए हर एक के पास टैलेंट है, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं, इसके पास अद्भुत क्वालिटी और टैलेंट होता है, लेकिन ये अपने फ्रेंड्स लोगों के जजमेंट से डरते हैं और शर्म के मारे उसको छुपा के रख देते हैं। इसलिए हुआ है इनके साथ क्योंकि जब ये छोटे थे, मेरी पीपीटी थोड़े से गलत बनी, जब ये छोटे थे और अपने को बहुत पसंद कर रहे थे, जैसे आत्मपुष्टि बोलना चाहिए, सेल्फ एफर्मेशन, आत्म स्वीकृति बोलिए, जो भी बोलिए, देखिए इनके वर्ड्स ना बहुत डिफिकल्ट उन लोगों ने यूज किए, है ना। तो जब वो बच्चा बहुत अपने को खुश रहता है, अपने को प्यार करता है, अपनी आत्म स्वीकृति के चरम पर रहता है, तो या तो उसके मम्मी पापा उसको बहुत जोर से झिड़क देते हैं या टीचर उसको डांट देता है, जो भी उसकी एबिलिटी थी अपने को एडमायर, मान लीजिए कोई बहुत अच्छी ड्राइंग करता है या बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, उसको डांट दिए तो उसको लगेगा कि मैं कैपेबल नहीं हूं। इसके छोटे भाई बहनों और दोस्तों के साथ इसकी तुलना जब की जाती है तो इसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसके मन में अपने लिए जो उसकी धारणा थी ना कि मैं अच्छा हूं, वो चली जाती है। वो जो बड़े लोग बोल रहे हैं ना कि मैं अयोग्य हूं, मैं फालतू हूं, मैं काबिल नहीं हूं, वो बड़े लोगों की जो आलोचना है उसको वो सही मानता है। तो जब उसकी तुलना की जाती है ना फ्रेंड्स लोग के साथ उसकी, तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ मैं तो हूं ही नहीं अच्छा। हमेशा अपनी क्षमता और योग्यता की तुलना में अपनी अयोग्यता मतलब अनवर्दीनेस को फील करेगा, उसकी पुष्टि करेगा। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर करूं कि यहाँ पे जब हम वो थर्ड वाले चैप्टर में जाएंगे ना, मार्टेडम में, जो शहीदी वाले लोग का दिमाग रहता है, उनका फियर वही है, अनवर्दीनेस। यहाँ पे भी वो अनवर्दीनेस की पुष्टि कर रहा है, पर यहाँ पे और उसमें क्या फर्क है, यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। ये अपनी एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनवर्दी मान रहा है कि कुछ मैं नहीं कर सकता, कुछ नहीं सीख सकता, कुछ और नया नहीं कर सकता। और मार्टेडम जो शहीदी वाले हैं वो अपने किस पे करेंगे, मॉरल कैटेगरीज या इनर वर्थ पे, उनकी उनका विषय दूसरा है, मॉरल कैटेगरीज या इनर वर्थ पे, और इनकी होती है एबिलिटी, कार्य करने की क्षमता, काबिलियत, है ना, ये वाले में। तो यहां पर जब बचपन में किसी भी छोटे बच्चा कोई कर रहा है और खुश हो रहा है अपनी चीजों पे करके, तो बच्चों को कभी भी छिड़कना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। टीचर्स लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्कूल में कई बार टीचर्स लोग ऐसी चीजें डाल देते हैं बच्चों के में जो उसको पूरी लाइफ लॉन्ग कैरी करना पड़ता है। कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो बच्चा अच्छा है। देखिए मैंने भी ये सब किया है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि एक बच्चा जीनियस है, एक बच्चा कम रहता है थोड़ा सा, तो अपन कंपेयर करते, पर नहीं करना चाहिए। अभी जब हम ये सब सीख रहे हैं तो आप लोग को इसीलिए मैं पीपीटी बनाकर, जिनके बच्चे हैं वो ये सब मत करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो अपने आप को प्यार करना छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि उसको अपनी काबिलियत पे भरोसा ही नहीं हो, और अगर नहीं हुआ तो वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जो सेल्फ डेप्रिकेटर वाले लोग रहते हैं वो कुछ भी सीखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपने आप को वो नाकाबिल मानते हैं कि वो कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे इसको रख रही हूँ, और उसको मालूम है कि अगर मैं प्रयास भी करूंगा तो कोई उसको महत्व नहीं देगा। ये अपने आप को सिमेट के रखते हैं, इनके बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल नहीं रहेंगे, अपने आप को सीमित करके रखते हैं। खुद को अदृश्य बनाने के लिए इनकी प्रवृत्ति रहती है, मतलब पीछे बैकग्राउंड में, मतलब सामने वो बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, पीछे, और अपने लिए कभी भी आवाज नहीं उठाते। उसकी प्रतिभा जितनी अधिक होती है उतना ही वो कम प्रदर्शित करता है। दुख की बात यह है कि ये अपने पूरे जीवन को अपने को छुपा कर जीवन को जीते हैं, क्योंकि इन लोग खुद को अपने सामने नहीं लाएंगे तो कैसे कोई पहचानेगा भाई, है ना। पर इनके में एक चीज है कि इस व्यक्ति के फैंटेसी में, इसकी कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में एक रिच और स्ट्रॉन्ग इनर वर्ल्ड रहता है। उस जो इसका इनर वर्ल्ड है ना, वो तो बहुत समृद्ध और क्या बोलना चाहिए, मजबूत है,
परंतु उसका छोटा सा भाग ही वो अपनी फैमिली मेंबर्स को और अपने समाज को दिखाता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि लोग उसकी निंदा करेंगे। वो सपने में वो सब चीजें देखेगा जो वो रियलिटी में नहीं कर सकता है। जो उसको स्ट्रेंथ और पावर नहीं है ना, वो अपने सपने में वो देखेगा। या फिर इसको सोना बहुत पसंद आएगा, मतलब उसको स्लीपिंग उसकी हॉबी रहेगी, ठीक है। और जब भी वो ड्रीम्स दिखेगा या मेडिटेशन करेगा, तब उसको सपने में या मेडिटेशन में, उसको मेडिटेशन में नहीं बोलती हूँ मैं, सपने में उड़ता है वो बहुत, क्योंकि अपने को उसने नाकाबिल बना के रखा है, तो वो सपने में उड़ेगा। या तो वो देखेगा कि मेरे पास सपने में कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावर है, ठीक है। या तो वो देखेगा कि वो बिल्कुल जो उसका सपना रहेगा, दुस्वप्न जिसको बोलते हैं ना, नाइटमेयर्स टाइप के में देखेगा कि वो बिल्कुल असहाय होकर खड़ा है। रुको भाई, मुझे थोड़ा देखने दो। हाँ, खुद पैरालाइज्ड है, अक्षम है, इम्पोटेंट है, या नेकेड खड़ा है सड़क पर। वो सिर्फ उसके ड्रीम्स उसको ये बता रहे हैं कि वो अपने को प्यार नहीं कर रहा है, अपनी काबिलियत को नीचे करके रखा है। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, टैलेंटेड, पर वो खुद को पीछे रखकर ये सब सपने में करता है, क्योंकि सपने में हमारे वही हम प्रोजेक्ट करते हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में नहीं पूरा कर पाते हैं। हाँ, ये वाला व्यक्ति हमेशा गुप्त रूप से, मतलब सीक्रेटली, उस दिन की प्रतीक्षा करता है कि कोई आएगा, उसके चेहरे में से पर्दा हटाएगा और लोगों को बताएगा कि वो कितना अच्छा है, कितना महान है, कितना सुंदर है, कितना चतुर है, कितनी इनक्रेडिबल मैच्योरिटी है, मतलब अविश्वसनीय प्रौढ़ता है इसके में। तो वो सब सामने कोई और लाके देगा। वो खुद को नहीं एक्सप्रेस करना चाहता दूसरों के सामने, तो कोई दूसरा के करेगा। तो इसमें ये कहा है कि जब भी ये ऐसे सेंटेंस बोलता है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो इसको अपने मन में बोलना नहीं है, उसको अपने मन में एक सेंटेंस को जोड़ देना है कि लेकिन केवल मैं अपने बारे में यही मानता हूं, कि मैं सिर्फ मान रहा हूं, ये मैं नहीं कर सकता, ये बोलेगा जरूर, परंतु पीछे में वो एक अनकॉन्शियसली वो एक अपने को सपोर्ट देने के लिए बोले कि यार जस्ट आई बिलीव ही कर रहा है ना, पर वो है नहीं, वो कर सकता है। यदि वो कहता है कि मेरी प्रशंसा नहीं की जा सकती, तो उसको जोड़ना चाहिए कि केवल यही है जिसको मैं अपने बारे में मानता हूं। अगर वो कहता है कि आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, तो ऐड करना चाहिए कि आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं ना, तो यही बात है जो मैं तुम्हारे बारे में मेरा विश्वास है। सिर्फ वो अपने को अनकॉन्शियसली सपोर्ट करे कि ये सिर्फ मैं मान रहा हूं, है नहीं रियलिटी में। मैं कर सकता हूं, मैं बेहतर हो सकता हूं, मैं बिना गलती करे ये काम कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं। पर अनकॉन्शियसली उसको अपने को सपोर्ट देना है एक सेंटेंस को जोड़कर, ठीक है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जो उसकी विनम्रता है वो उसके डर से पैदा हो रही है। हर एक व्यक्ति के पास प्राकृतिक सौंदर्य होता है, महानता होती है, और उसमें खुद को प्रदर्शित करने की क्षमता होती है, पर ये प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और विनम्रता की बैसाखी, जिसको दयनीय बैसाखी कहा है इसमें, उसको लेकर वो चल रहा है। ये उसका उपयोग करता है ना, उपकरण का, विनम्रता का, है ना। जब वो दूसरों की सेवा करता है, मदद करना चाहता है, अपने को पीछे रखता है, उसके कारण कई बार वो अपनी लाइफ में अपने जो कहते हैं ना क्या, आत्मुक्ति, सेल्फ लिबरेशन के से दूर होता चला जाएगा। मतलब उसका आत्मिक विकास उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट मैं दिखा दी ना आप लोग को पूरा। हाँ, मैं क्यों पीपीटीज रख के बोल रही हूँ, है ना। अब इसका सेल्फ लिबरेशन तो बहुत दूर होते चला जाएगा, क्योंकि वो अपने को काबिल ही नहीं समझ रहा है, बैसाखी को लेके चल रहा है।
और फिर वो क्या करता है कि सेल्फ लिबरेशन के रूप में अपने को एक्सप्रेस करने के रूप में वो बहुत मजाकिया हंसी का रूप लेता है। मतलब उसके लिए बहुत मददगार होती है हास्य। जो अपर्याप्तता की भावना से पीड़ित होते हैं वो उन लोगों से भी इच्छा करता है जो उसके आसपास के लोग रहते हैं कि उसकी जो हंसी है, उसने जो जोक मारा है, उसने जो बोला है, जो उसको प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं ना, वो भी उसमें मदद करें हंसकर, क्योंकि वो उसकी अक्षमता को दिखा रहा है। तो वो मतलब सेंटेंस बहुत अच्छा, मैं सेंटेंस पढ़ लेती हूँ कि जो उसको प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, इस कथित अक्षमता को थोड़ा और हास्य के साथ देखने में उसकी मदद करें। हंसी डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि ये वाले लोग, जैसे मैंने बताया कि मैं माइकल टीचिंग्स वगैरह भी थोड़ा बहुत पढ़ी और भी दूसरे वेबसाइट पे जाके पढ़ी कि लोग क्यों ऐसा करते हैं और कहाँ कहाँ पे ये चूक जाते हैं। जो मॉम होती हैं बहुत ज्यादा डेडिकेटली अपने बच्चों के लिए करती हैं, या फादर होते हैं कई जो अपने से ज्यादा अपने बच्चे, अपनी बीवी के लिए पूरे पैसे लुटाएंगे, अपनी पूरी शक्ति को लुटा देते हैं। उनके भी अपने सोल के लेसन हैं, वो भी अपनी एक सेल्फ एंटिटी है ना, आई है ना अपने लिए, पृथ्वी से सेवा करने के लिए नहीं आई है, वो अपने विकास के लिए आई है। तो उसको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। और दूसरी चीज, अपनी नाकाबिलियत उसको दरकिनार करते हुए कुछ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए। फिर वो कॉन्फिडेंस के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल में जाए या आईने के पास खड़े होके वो प्रैक्टिस करे। किसी भी तरीके से उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं, मैं कुछ नया सीख सकता हूं, मैं कुछ भी करूं, मैं कर सकता हूं। कई लोगों की आप सेंटेंस सुनेंगे कि हम तो बच्चों में ही खुश हैं, बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं, बच्चे आ गए तो हमारा दिन संवर गया। मतलब हर चीज, बच्चे को खुश रखना है हमको, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे हम पेरेंट्स हैं तो हम उनको खुश रखेंगे। पर हर खुशी को, हर चीज को अपने बच्चों से, अपनी स्पाउस से जोड़ना जरूरी नहीं है। उसको जिसमें जो खुशी मिल रही है उसके लिए वो खुश हो, अपनी बॉडी से वो प्यार करे, क्योंकि ऐसे लोग अपने बॉडी को बिल्कुल प्यार नहीं करते, उनके में सेल्फ लव की कमी होती है। तो अपने शरीर को प्यार करने के लिए हम सबको दिन भर में कम से कम 10 मिनट निकालना चाहिए, जो हम अपने बॉडी को हम प्यार से महसूस कर सके। हमारी एक एक सेल्स हमको सुनती हैं, चाहे वो नहाने के समय हो, चाहे आईने के सामने हो। देखिए भाई, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, है ना, मैं तो आईने के सामने अपने को बहुत प्यार करके बहुत प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट भी देती हूँ। तो देना चाहिए आपको। अरे इस शरीर में हम रह रहे हैं और लास्ट ब्रेथ तक की हमको इसी शरीर में रहना है, तो इस शरीर को क्यों नहीं प्यार करें। या तो वो बहुत ज्यादा खाता है या वो बहुत कम खाता है। इनके लिए लिखा है कि इनको गर्म पानी से स्नान करना चाहिए और खाने पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपने बॉडी को बहुत प्यार करना चाहिए, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो जो मॉम्स, जो फादर अपने फैमिली के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड है, तो ये मत सोचिएगा कि आपका डिवोशन आपकी क्वालिटी है, वो आपका करेक्टरिस्टिक है आपके डर का, कि आप नाकाबिल महसूस करते हैं, आप अपने आप को अपर्याप्त महसूस करते हैं। इसीलिए आप विनम्र बन के दूसरों, देखिए आपका आर्कीटाइप है, तो आप तो सेवा करने के लिए ही आए हैं इस पृथ्वी पर। आप हेल्पर हैं, आप हीलर हैं, आप करेंगे ही। पर उसके अलावा भी आपके कुछ लेसन्स हैं, आपको कुछ करना है, वो आप ध्यान रखिए। बाकी सब आप प्रबुद्ध लोग हैं, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। तो मैं बहुत प्यार करती हूँ ऐसे लोगों से। भाई मैक्सिमम लोग हैं सेल्फ डेप्रिकेटर लोग, तो उनको अपने लिए काम करना चाहिए और अपने को बच्चों की और अपने स्पाउस की खुशी से आइडेंटिफाइड बिल्कुल मत करिए। आपकी बीवी, उसकी खुशी की जिम्मेदारी उसकी है,
आपके हस्बैंड की खुशी की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। आप कोई किसी की शादी करते तो खुशी का वो एग्रीमेंट नहीं करते कि मैं आपको खुश रखूंगा, तुम मुझको खुश रखना, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। तुम खुश रहोगे तो दूसरों को भी आप खुशी बांटोगे। और ये सेल्फ डेप्रिकेटर का एक जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी बोलूंगी, एक विशेषता है उसकी, वो इतना प्यार करता है अपनी फैमिली को, इतना प्यार करता है, इतना डिवोटेड हो जाता है कि वो कभी कभी उनकी लाइफ में इंटरफियर करता है। तो ये जो माइकल टीचिंग्स मिलती है कि वो कई कई बार वो इंटरफियर भी करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है। तो इंटरफियरेंस भी उसको नहीं करनी है, अपनी खुशी के लिए उसको काम करना है, दूसरों की खुशी के लिए उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। हस्बैंड वाइफ एक फ्रेंड्स के रूप में रहना चाहिए, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।